आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल, वाड्रा और कार्ती से पूछताछ। क्या चुनाव से पहले कांग्रेस की घेराबंदी है? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस इसे इसी तरीके से प्रस्तुत कर रही है। इसके साथ साथ क्या राफेल की काट है वाड्रा से पूछताछ? क्योंकि राफेल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की राहुल गांधी ने काफी कोशिश की थी, तो वाड्रा से पूछताछ क्या इसी की काट है? और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल खड़े करेंगे वाड्रा पर लगे आरोप? प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में उतर रही हैं और प्रचार करते हुए दिखाई देंगी, लेकिन ऐसे में क्या वाड्रा उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? आइए, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, अभी की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर दी। रॉबर्ट वाड्रा को आज दूसरे दिन भी पूछताछ उनसे चल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में वो मौजूद हैं। लंच के पहले उनसे बातचीत हुई है। लंच के बाद यानी कि 2:30 बजे के बाद एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे। पूछताछ की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रॉबर्ट वाड्रा से सुमित चड्डा का ईमेल दिखाकर यह जानने की कोशिश की है कि सुमित चड्डा के साथ उनके क्या संबंध रहे हैं, और इसके साथ साथ लंदन की $1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख पाउंड की उस घर की मालिकाना हक के बारे में रॉबर्ट वाड्रा के पास क्या जानकारी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि उनके वकील क्या कह रहे हैं। सरकार इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है कि एक भी पैसे की जायदाद इनकी रॉबर्ट वाड्रा की भारत से बाहर उसका कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। सबूत कहां से होगा? एक पैसे की जायदाद नहीं है, एक पैसा यहां से उन्होंने बाहर नहीं भेजा, एक पैसा बाहर से अंदर नहीं आया। और ये सारी जो साजिश है सरकार की, ये सिर्फ बदनाम करने के लिए है। बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। क्या यही वास्तविकता है? बात करने के लिए प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, अनिर्बाण बैनर्जी टीएमसी से, गीता भट्ट जी आरएसएस से, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार, और कुछ देर में मौलाना सईफ अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे। केटीएस तुलसी वरिष्ठ वकील और सांसद भी स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि कांग्रेस को बदनाम करने की सिर्फ साजिश मात्र है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर कुछ तथ्य मेरे पास हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, हर अभियुक्त का वकील इसी तरह की बात करता है। दाऊद इब्राहिम का वकील भी कहता है कि दाऊद इब्राहिम निर्दोष है। अफजल गुरु का वकील कहता रहा कि अफजल गुरु निर्दोष है। अजमल कसाब का वकील जो यहाँ पर जो है एमिकस क्यूरे दिया गया था, वो भी कहता था कि अजमल कसाब निर्दोष है। तो अभियुक्त के वकील के निर्दोष कहने से किसी के संदर्भ में उसके दोषी या निर्दोष होने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। केटीएस तुलसी स्वाभाविक तौर पर अपने अभियुक्त को निर्दोष कहेंगे और जांच एजेंसियों पर आरोप भी लगाएंगे, लेकिन जांच एजेंसियों पर अभियुक्त के वकील के आरोप के पर आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। चलिए गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, क्या अभी भी कांग्रेस से मानती है कि ये विच हंट है, ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है, या दरअसल जो जानकारी निकल कर आ रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि लंदन के घर पर जो कि 19 लाख पाउंड की संपत्ति है, उसे लेकर रॉबर्ट वाड्रा फंसते दिख रहे हैं? देखिए, पूरा देश मोदी सरकार का ये ड्रामा देख रहा है। पिछले दिनों बंगाल में देखा, अब दिल्ली में देख रहा है, और देश की जनता जानती है कि बीजेपी की बौखलाहट क्यों है। 4.5 साल हो गए सरकार को, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े इरादे दिखाए थे, और आज डिलीवरी की हम बात करें ग्राउंड लेवल पे, आज जीरो है ये सरकार। और जो लोग भी उनको सवाल पूछते हैं, वो चाहे वो कांग्रेस हो या कोई विपक्षी पार्टियां, इनको पसंद नहीं है जी, क्योंकि उनकी जो तानाशाही है, उनके अहंकार पे कोई भी आदमी हमला करे, इनको पसंद नहीं है। किसी भी प्रकार से दबाओ उनकी आवाज को, यही उनकी चाल चरित्र और चेहरा है। और आजकल तो बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के मुख्यालय को ही न्यायालय समझने लग गए हैं। अगर आपके पास सही में इतने ठोस सबूत थे तो 4.5 साल तक आप क्या वेट कर रहे थे? आप चार्जशीट दाखिल करते, क्रिमिनल केस करते, अरेस्ट करते। पर जो ही चुनाव आ रहा है, जो ही लग रहा है कि अब यूपी में इनकी नैया डूबने वाली है, प्रियंका जी के आने के बाद जो रिपोर्ट इनको मिल रहे हैं, क्योंकि आदित्यनाथ जी तो वहां पे फेल है, अब रिपोर्ट सहन नहीं कर पा रही बीजेपी,
तो कहीं ना कहीं बटोरो ध्यान, जनता को और कहीं पे लगा दो, पर जनता फिर भी पूछेगी मोदी जी कि 2 करोड़ जॉब कब मिलेगी, नौकरी कब रोहन जी, आपने एक बार अभी जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी को उसका जवाब देना चाहिए। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टर की कार्यप्रणाली पर एक जानकारी मैं आप सबसे साझा करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, इसका एक छोटा जवाब दीजिए प्लीज। जी देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जैसे ही जांच शुरू की, तत्काल इन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया कि बदले की कार्रवाई हो रही है। 2015 में भी यही छाती पीटा। अभी इस मामले में जो है संजय भंडारी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ, उनके पास से डॉक्यूमेंट्स मिले, उस डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि की गई, पता लगा ईमेल अकाउंट देखे गए, ईमेल अकाउंट में पाया गया कि इनके जो है बेनामी संपत्तियां हैं, बेनामी संपत्तियों में रिनोवेशन करने के लिए पत्रों का एक्सचेंज हो रहा है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिसमें जो है पैसों का आदान प्रदान हुआ। ऐसी स्थिति में ये गए भाग करके हमें अग्रिम जमानत दीजिए। अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने कहा कि इनकी पूछताछ की जाए। अब कोर्ट के आदेश पर हो रही पूछताछ को भी ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय क्यों पूछ रहे हैं। अरे भाई, कोर्ट में कहते हैं कि चुनाव के समय से पूछताछ नहीं की जाती, नया प्रोटेक्शन लेने का। कोर्ट में एक नई न्याय व्यवस्था आई है कि कांग्रेस के भ्रष्टों के खिलाफ जो है, आप जब चुनाव नजदीक होगा तो कोई पूछताछ नहीं होगी, एक नई नियमावली बनवा लीजिए। ये नियमावली नहीं है ना, आपके जो भ्रष्टाचार शिरोमणि है, 5,000 करोड़ रुपयों के गबन के आरोप में तो स्वयं जो है साले जी जो है वो बेल पर है, सास जी बेल पर है, अब दामाद जी भी बेल पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में जो है वो जेल के द्वार पर खड़े हैं। वो चुनाव का समय हो, चुनाव का समय ना हो, शब्दावली की बात अपनी जगह है कि नहीं किया है, एक सवाल साफ तौर पर बताइए कि पीएमएलए में जो सामने बातें आई हैं, रोहन जी, मैं कुछ जानकारी आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। ईडी में जाकर जो है जिस तरह से भ्रष्टाचार के सौंदर्यीकरण करने का प्रयास प्रियंका वाड्रा को उतार कर किया जा रहा है, वो प्रयास सफल नहीं होगा। चलिए, कुछ जानकारी है जो हमारे दर्शकों को मुख्यालय से कर रहे हैं। आप बताइए। अच्छा, रोहन जी, रोहन जी प्लीज एक मिनट। कुछ जानकारी है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कामकाज पर अपने आप में स्पष्ट करती है कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कामकाज वाकई में पॉलिटिकल वेंडेटा का कामकाज है, और यह जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वेबसाइट से ही निकालकर हम आपके सामने रख रहे हैं। मसलन 10 साल में 2005 से लेकर 2014 तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1757 केसेस दर्ज किए, जबकि 5 साल में मोदी सरकार के दौरान सिर्फ 636 केसेस दर्ज किए गए हैं। अब दूसरा बड़ा आंकड़ा देखिए, 10 साल में यूपीए में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला बनता था। मोदी सरकार के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 24,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है 5 साल में, जो काले धन का और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। और उसके साथ साथ गिरफ्तारियों का आंकड़ा देखिए, 32 लोग ही सिर्फ गिरफ्तार किए गए 10 साल में यूपीए के समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, जबकि 120 लोगों की गिरफ्तारी हुई है 5 साल में। इसके साथ साथ शो कॉज नोटिस का आंकड़ा अगर आप देखें तो जितने शो कॉज नोटिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा 10 साल में जारी किए गए थे यूपीए के, यानी कि 2000, उससे कहीं ज्यादा 3,500 नोटिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जारी किए गए हैं 5 साल में। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं चाहता हूं रोहन जी, ये बताइए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर सवाल खड़े करना क्या कांग्रेस के लिए सही है? देखिए, आपने जो आंकड़े दिए, सबसे बड़ी चीज है नियत जी। आप अगर इसमें देखेंगे, क्या मुझे एक भी बताइए, आपने इतने केसेस बढ़े, एक भी बीजेपी के लीडर के खिलाफ एक भी केस हुआ हो तो आप बताइए। जय शाह की संपत्ति 80,000 से आप 50,000 से आप पहुंच गए, आप 80 करोड़, क्यों केस नहीं हुआ? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 1,000 करोड़ एक दिन में डिपॉजिट हुए, क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ? वसुंधरा राजे का जो सरकार थी, खनन घोटाला हुआ, क्यों कोई केस नहीं हुआ? पीडीएस घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, क्यों कोई केस दर्ज नहीं हुआ? व्यापम घोटाला हुआ, क्यों कोई केस दर्ज नहीं हुआ? येदियुरप्पा जी मैं बता रहा हूं कर्नाटक में, क्या ये सब दूध के दूल्हे हुए क्या? एक केस तो हो, एक केस तो बताइए मुझे। मैं आपको चैलेंज दर्ज कर रहा है भाजपा के आरोप लगाने की बात मान जाऊंगा। चलिए, प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने शरण में आए लोगों को बचाती है और आप सिर्फ विरोधियों को पकड़ते हैं। मुकुल, एक छोटा जवाब दीजिए इसका। इस नाले में डुबकी मारती है जी। अब आराम से जरा सुनिए, रोहन गुप्ता जरा आराम से, जरा इस नाले में डुबकी, जरा बौखलाए व्यक्ति को जरा शांत कराइए जी। आराम से, आराम से, बहुत ज्यादा। अब मुझे लगता है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग जो है भ्रष्टाचार की नियमावली भी जांच की तय करेंगे। हेमंत तो विश्वास आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं। अच्छा रोहन जी, पहले ईडी रोहन जी जरा प्रेम शुक्ला जी की बात सुनिए। रोहन जी प्लीज 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 जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी।
देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के मामले में 2005 से ही तमाम बातें सामने आ रही थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 2014 तक कोई जांच क्यों नहीं? इसलिए जांच नहीं हुई क्योंकि उनकी सास जी जो ऑल पावरफुल यूपीए की चेयरमैन हुआ करती थी। आप कहते हैं भाजपा के लोगों का एक मामला बताइए, और अगर मामला होता जैसे 2G के मामले में जांच नहीं कर रहे थे, जीरो लॉस थे भी लेकर आए, सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए और वहां से 2G पर जांच का आदेश लेकर आए। इसी तरह से तमाम मामलों में A to Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं सबके नाम पर कोई न कोई जो है तीनों लोगों में जो है। अरे भैया, अब ये लगातार चीखेंगे तो कैसे बहस होगी? अजय जी इनको चीखने के लिए आपने बुलाया, रख देंगे इनकी रोहन जी इनके भ्रष्टाचार हमें सुनने का धैर्य रखना चाहिए। जेल के द्वार पर खड़े हैं, बेल पर है, इनकी बौखलाहट हम समझ सकते हैं, चलिए बौखलाहट हम समझ सकते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपको ये बौखलाहट भी तो समझनी पड़ेगी जो तृणमूल कांग्रेस की है। अध्यक्ष बेल पर, जनरल सेक्रेटरी बेल पर, पूर्व वित्त मंत्री बेल पर, उनके पुत्र बेल पर, सारे लोग बेल पर चल रहे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार को टीएमसी की बौखलाहट भी तो समझनी पड़ेगी। अनिर्बान जी हमारे साथ मौजूद है। अनिर्बान जी, क्या अभी भी आपको लगता है कि सीबीआई के मामले में जो कुछ हुआ वो सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है? क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार न सिर्फ उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बल्कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी अब जांच के में शामिल होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला कहां निकल कर आता है? हाँ, पहली बात जो है, आज शारदा का जो मामला लेकर सीबीआई काम करने की जो वो नाटक कर रही है, वो मामला हुआ कब था? आप साल बताइए। 2013 से शुरू होने के बाद था, 2014 के बाद 2015, 16, 17, 18, 19। इसी बीच में गंगा में कितना पानी बह गया, लेकिन सीबीआई ने किया क्या? फाइनल चार्जशीट कहाँ है? अभी एक इलेक्शन 2014 के बाद 2019 को आया है, अभी एक इलेक्शन आने वाला है। अब उनको याद लगा कि नहीं, हमको चार्जशीट देना है, इसीलिए हमको अरेस्ट करना है, इसलिए हमको इन्वेस्टिगेट करना है। आप बताइए कि राजीव कुमार जो थे वो एक आईपीएस ऑफिसर है जी। आप आईपीएस ऑफिसर को अगर इंटरोगेट करना चाहते हैं, अगर उनको अरेस्ट भी करना चाहते हैं, उसका प्रोसीड्योर है। उसका जो प्रोसीड्योर है, सीबीआई ने क्या वो किया है? आप एक इंस्टेंस बता दीजिए जहां सीबीआई ने एक हाई प्रोफाइल मामले को हाथ में लेकर 2 साल, 3 साल, 5 साल सुलझाकर जो आरोपी है उनको जेल के अंदर किया है। शुक्ला जी, टीएमसी बार बार ये कहती है कि आपने सीबीआई को तोता से भी बदतर स्थिति में रख दिया है। मुकुल रॉय जी शारदा मामला में प्राइम एक्यूज थे। जो आज मुकुल रॉय कहाँ है? कभी भी सीबीआई के बारे में अच्छी बात नहीं करेगा। कोई आरोपी जो है जांच एजेंसी की स्तुति नहीं करता है जी। कोई भी अपराधी जो है किसी भी, अरे भाई, अभियुक्त आपका मुकुल राय भी है, हिमंत बिश्व शर्मा भी है। संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने आप भी राफेल में अभियुक्त थे। आप क्या राजीव कुमार ने किस तरह से अरे भैया सुन लीजिए भाई, अजय कुमार जी कैसे बहस होगी? अब रोहन गुप्ता और ये तृणमूल कांग्रेस के लोग लगातार चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मैं तो आग्रह कर रहा हूं, अनिर्बान जी जरा प्रेम शुक्ला जी की बात सुनिए तो सही। उत्तर नहीं हो पाएगा। अनिर्बान जी जरा सुनिए तो सही, प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं जी? झूठ बोलना आपका धंधा है। ममता बनर्जी जो भ्रष्टाचार की जीती जागती मूर्ति है, उनका यही धंधा है। देखिए, राजीव कुमार के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनको जांच ज्वाइन करनी चाहिए। जांच ज्वाइन अगर वो भ्रष्टाचार की मूर्ति है तो उन पर आरोप लगाइए, 2.5-3 वर्षों तक उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। लगातार नहीं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी 40,000 करोड़ रुपए, शारदा नारदा में जो डूबे 20 लाख लोगों के पैसे जो लोग खाके पचा गए, उनके साथ खड़ी तो आप आरोप लगाइए। सबूत मिटाने का प्रयास किया, स्टूडियो में आकर बोलकर क्या करेंगे? उनको क्या कहा जाएगा? आपके पास सीबीआई है, ईडी है, आप आरोप लगाइए। तथ्य है और सीबीआई जो है, आपके पास तो सीबीआई है ना, आपका तोता है। गीता भट्ट जी को जरा चर्चा में शामिल करता हूँ। गीता भट्ट जी, अभी जो स्थिति बनती दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि तमाम पार्टियां जो आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, वो लगातार सिर्फ एक ही बात कह रही हैं, जो कि पिछले 3 से 6 महीने के बाद तमाम सामने आ रहा है। ऐसा लगता है कि गीता जी से अभी हमारा संपर्क टूट गया है। मैं यही सवाल विनोद जी आपके सामने रखना चाहता हूं। विपक्ष की पार्टियां बार बार कह रही हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। क्या वाकई में ये हमने पहली बार भारतीय इतिहास में देखा है? पहला सवाल। और दूसरा, इसके साथ साथ क्या वेंडेटा पॉलिटिक्स इस तरीके से है कि कई मामलों में दोनों तरफ की जय जय होती दिखती है, जैसा कि शायद टीएमसी के केस में दिखा और शायद अभी रॉबर्ट वाड्रा के मामले में भी दिख रहा है? देखिए, वेंडेटा पॉलिटिक्स कैसे होती है इसका मैं एक उदाहरण समझाता हूँ जी। और मैं दोनों सरकारों के जमाने का उदाहरण दे रहा हूँ। आपको याद होगा जब यूपीए सरकार सेंटर में थी
तो गुजरात में शहाबुद्दीन का जो एनकाउंटर हुआ था उसमें जो सारे एनकाउंटर के एक्यूज थे वो सारे पकड़ लिए गए थे जी। वो अमीन और वंजारा सब जेल में थे, यानी जिनके आदेश पर गोली चली एनकाउंटर हुआ था। लेकिन लार्जर कॉन्स्पिरेसी के नाम पर उसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री को घेरने की कोशिश की गई, लार्जर कॉन्स्पिरेसी के नाम पर। और उसी तरह शारदा में जो है जितने एक्यूज है सुदीप्तो सेन से लेकर के सारे जेल में है, पैसा भी काफी रिकवर हो गया, लेकिन लार्जर कॉन्स्पिरेसी के नाम पर ममता बनर्जी निशाने पर है। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स जो होती है वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी के नाम पर सरकारें करती हैं। वो यूपीए के टाइम में भी हो रही थी और एनडीए के टाइम में भी हो रही है। क्योंकि जो मेन एक्यूज है तो आप पकड़ लिया आपने ना, बिल्कुल। जब लार्जर कॉन्स्पिरेसी का सवाल आता है तभी वेंडेटा पॉलिटिक्स होती है। अब रॉबर्ट वड्रा के मामले में आइए, रॉबर्ट वड्रा ईडी कोर्ट के आदेश पर उनसे ईडी पूछताछ कर रहा है। अब रोहन गुप्ता जी का ये सवाल अपनी जगह जायज है कि भाई 4.5 साल से आप क्या कर रहे थे। प्रेम शुक्ला का भी सवाल जायज है कि 2013 से मामला है तो यूपीए सरकार क्या कर रही थी। तो ये प्रवक्ताओं के अपने सवाल अपनी जगह जायज हैं, लेकिन ये बात सही है कि ये टाइमिंग जो है ये अपने आप या तो कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की एंट्री और अगले 4 दिन बाद पूछताछ, तो जनता के मन में जरूर कहीं ना कहीं ये बात उठेगी कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अब जनता इस पर क्या फैसला करती है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन कांग्रेस जरूर इसका फायदा इस तरह उठाना चाहेगी कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अब बीजेपी उसका किस तरह जवाब देती है। अब चलिए मैं रोहन जी से इसका सवाल ले लूं। रोहन जी, यही बात आप बार बार अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप कितनी दिक्कतें झेल रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया है, रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ गलत किया नहीं है, लंदन में उनकी कोई संपत्ति नहीं है, तो आपको डर किस बात का है? क्यों इतना ढिंढोरा पीटने की बात कही जा रही है? और चुनाव हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है रोहन जी? देखिए ढिंढोरा तो बीजेपी पीट रहे हैं, कल भी प्रेस कर रहे हैं, आज भी प्रेस कर, हम कहां ढिंढोरा पीट रहे हैं? अगर ईडी ने बुलाया, रॉबर्ट वाड्रा जी जा रहे हैं और जवाब दे के आ रहे हैं। हमने तो कोई प्रेस की नहीं इस मामले पर। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कैसे बीजेपी ने इस मामले पे अपनी गोल पोस्ट को शिफ्ट किया। 2012 से बीजेपी ये मुद्दा उछाल रही है। 2013 में राजस्थान में उनकी सरकार आई, वहां पे उन्होंने इसकी जांच करी। हरियाणा में उनकी सरकार थी और केंद्र में 4.5 साल से सरकार है। मुझे बताइए बीजेपी जैसी एक ऐसी पार्टी जो बदले की भावना में सबसे आगे है, अगर 4.5 साल में एक भी सबूत उनके पास होता तो क्या आज तक किसी भी को जेल के बाहर रहने देते? नहीं रहने देते। पर इनकी देखिए 2015 में उन्होंने हरियाणा में डिंगरा कमीशन को बिठाया, वहां से भी उनको क्लीन चिट मिल गई जो 2.5 एकड़ लैंड की बात थी। फिर उन्होंने वापस गोल्ड पोस्ट को चेंज किया, राजस्थान में जमीन आवंटन का मामले पे उठाया, वहां पे भी क्लीन चिट हुई, वापस उन्होंने गोल्ड पोस्ट आपको दिला दूं क्या? तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ऐसे कई मामलों की याद मैं आपको दिला सकता हूं, उसकी भी हम बात, चाहे आप बोफोर्स की बात कर लीजिए, कॉफिन स्कैंडल की बात कर लीजिए, बराक मिसाइल की बात कर लीजिए। जमीन हिलने लग गई, यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में जांच आज तक कब सही समय पर हुई है? हो गया। आप करते रहिए, कितना भी आप जुल्म करेंगे, हम लोग जनता के लिए लड़ते रहेंगे, हम नौकरियों के बारे में सवाल पूछते रहेंगे, हम किसानों की बात उठाते रहेंगे। विनोद जी मैं आता हूं प्रेम शुक्ला जी आपके पास, ब्रेक के बाद आऊंगा, लेकिन विनोद जी छोटी टिप्पणी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सरकारें हमेशा जांच पूरी नहीं करती, वो जांच का राजनीतिक इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, और यही मूल मुद्दा है, जांच की राजनीतिक इस्तेमाल और उसके साथ साथ विक्टिम कॉम्प्लेक्स। देखो हमें कितना पीटा। क्या वाकई में इसी तरह से देश की राजनीति चलेगी? बन रही हमारे साथ वापस आकर प्रेम शुक्ला जी से सीधे सवाल कि क्या यह सब कुछ सिर्फ चुनाव के संबंध में है, और अगर नहीं तो फिर इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पर इसे बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल है वाड्रा कार्ती से पूछताछ, क्या चुनाव से पहले कांग्रेस की घेराबंदी है? बात करने के लिए प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, अनिर्बान बनर्जी जी, गीता भट्ट जी, रोहन गुप्ता जी, विनोद अग्निहोत्री जी और मौलाना सैफ अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अब शुरुआत एक बार फिर मैं प्रेम शुक्ला जी आप ही से कर रहा हूं। क्या यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्योंकि चुनाव सर पर है? क्योंकि जाहिर सी बात है इस आरोप में दम तो है, परसेप्शन तो यह बन रहा है, और विक्टिम कॉम्प्लेक्स का एक तरह से फायदा आप कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस को दे जरूर रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप बंगाल में जाकर बात करें तो ममता बनर्जी ने अपने धरने से अपनी साख पहले से बेहतर कर ली है, यह बात तो आप भी जानते होंगे। भ्रष्टाचार का राजनीतिक लाभ कोई उठाना चाहे और उठाने के लिए वो मुक्त है, उठाए, लेकिन जनता उसको भ्रष्टाचार का लाभ देगी नहीं। मूल मामला है कि रॉबर्ट वड्रा वाले मामले में अदालत के आदेश पर, अदालत गया कौन था? रॉबर्ट वड्रा गए थे। क्या करने गए थे? अग्रिम जमानत लेने गए थे। अदालत ने उनसे कहा आप ईडी में जाइए, जांच में सहयोग कीजिए। तो इसमें राजनीति का कोण कहां से आ गया और राजनीतिक विक्टिम कार्ड करने का औचित्य क्या है? बीकानेर वाले मामले में अभी ये कह रहे हैं रोहिन गुप्ता जी कुछ हुआ नहीं। बीकानेर वाले मामले में 18 FIR दर्ज हुए हैं। अभी 12 तारीख को समन उनको इश्यू है, 12 तारीख को आप हाजिर होइए।
आप हरियाणा वाले मामले में कह रहे, वहां पर जो है धिंगरा कमीशन की प्रोसेस को लेकर चिंता कुछ जाहिर की थी हाईकोर्ट ने, और मामला वो चीफ जस्टिस के पास फर्दर एक्शन के लिए रिकमेंड किया गया। उसमें सीबीआई की केस और 80,000 पेजेस की चार्जशीट फाइल हो गई है। और ये सारे प्रोसेस जो कोई आज से नहीं, 2015, 2016, 17, 18, 19 में हुए। अब चुनाव आ गए तो क्या प्रक्रिया बंद कर दी जाए, ये कहना चाहते, यही बंगाल के मामले में है। राजीव कुमार को 2016 से सीबीआई बुला रही है, वो पेपर्स हैंड ओवर करने के लिए तैयार नहीं। लाल डायरी उनकी गायब है, पेन ड्राइव गायब करके बैठे हुए हैं, नोटिस पे नोटिस सीबीआई देती, वो सहयोग करने को तैयार नहीं है। सीबीआई उनके घर जाती पूछताछ करने के लिए, सीबीआई के खिलाफ उनके अधिकारियों के साथ जिस तरह से बदतमीजी की जाती है उस पर गवर्नर की रिपोर्ट है। तो साफ तौर पर आप जो है असहयोग करेंगे भ्रष्टाचार की जांच में, और उसके बाद जो है क्या मुकुल रॉय सहयोग कर रहे हैं भैया? रॉय के मामले में उन्होंने सहयोग किया जांच में। अच्छा चलिए, मुकुल रॉय सहयोग किए हैं वो, और ममता बनर्जी नहीं कर रही। 40,000 करोड़ रुपए गरीबों का खाने वालों के साथ तो जिस तरह से दीदी खड़ी है, सिंह के बारे में क्या भ्रष्टाचारियों की दीदी है, वो ईमानदारों की दीदी नहीं है, गरीबों की दीदी नहीं है, वो बांग्लादेशियों की दीदी है, रोहिंग्या की दीदी है। अनिर्बान जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। 40,000 करोड़ रुपए जिन गरीबों के डूब गए, उनके प्रति उनके मन में सहानुभूति का भाव क्यों नहीं है? पूछना चाहूंगा। जी, मैं रोहन जी आ रहा हूं आपके पास, जरा अनिर्बान जी का सवाल पहले लेता हूं। जी अनिर्बान जी प्लीज। आपको कुछ पता ही नहीं है जी। आप सिद्धार्थनाथ सिंह जो हमारे कोलकाता में आकर बोले थे कि भाग मुकुल भाग, राजीव कुमार के लिए मुकुल रॉय भागकर कहाँ गए? नहीं, आप मुझे बताइए, चालू हो गया, आप मुझे बताइए, अरे आप मुझे बताइए, मुकुल रॉय भाग मुकुल भाग, बंगाल को भाग मुकुल भाग, मुकुल रॉय भागकर कहाँ गए हैं? जिस तरह से धरना छोड़कर भागी है वो। अरे आप रखो बांग्लादेश, आप बांग्ला में कभी आए हो क्या? आप बांग्ला में कभी आए हो क्या? अरे आप बांग्ला में कभी आए हो क्या? इधर आपकी राजनीति नहीं चलेगी, इधर आपकी राजनीति नहीं चलेगी। रोहिंग्या का जो चरण चाट रहे हैं, ये बांग्ला के बारे में आप बात मत करो। दे रही है, बांग्ला के अंदर जो भी हो रहा है वो हम लोग समझ लेंगे। आपकी कोई जरूरत नहीं है। शिवराज चौहान जी, आपका मोदी, योगी, सिद्धार्थनाथ जो भी है आप बाहर रखो। लोकतंत्र जो है बांग्ला में जो हो रहा है हम लोग समझ लेंगे। अरे आप रखो भैया, आप हिमंत बिश्व शर्मा को पकड़ो जाके, उसका नाम भी था। आप जो लाल डायरी के बारे में बोल रहे हो, चलिए आइए हिमंत बिश्व शर्मा, आइए जरा आरोपों के दौर से जरा बाहर निकलते हैं। रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, प्रेम शुक्ला जी आग्रह है, प्लीज जरा रोहन गुप्ता जी की बात सुनिए। रोहन गुप्ता जी प्लीज। बांग्ला को लेकर आप बात मत करो। सबसे बड़ी चीज है कि इनकी नीयत भी सुन लीजिए, इनकी नीयत में है खोट, इसीलिए जनता नहीं देगी इनको अब वोट। देखिए सबसे बड़ी चीज आपने बताया कि ममता जी का बात बताई कि बंगाल में उनकी इमेज अच्छी हुई है, जनता देख रही है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होती तो आप मुकुल रॉय पे भी कार्रवाई करते। बीच में बोलेंगे तो सुनने की तैयारी रखिएगा प्रेम शुक्ला जी। मुकुल रॉय की बात हो, हेमंत बिश्वा शर्मा की बात हो, बाबुल सुप्रियो की बात हो, क्यों उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं? अगर लेती तो जनता आपके भरोसा करती। आज सीबीआई की बात कर रहा हूं, नागेश्वर राव पर एक्शन होने पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के सौंदर्यीकरण करने का आपका वो देश देख रहा है, ईडी हो या सीबीआई हो, उनका सिर्फ उपयोग अपनी सत्ता बचाने के लिए करेंगे तो जनता तो रिएक्शन देगी। 3 राज्यों में हार से इनकी अभी भी इनकी जो बचाने के लिए दुरुपयोग सोनिया गांधी कर रही थी, मायावती और मुलायम सिंह यादव के लिए। ये रोज ये करेंगे, सीबीआई को संसद में बुलाया जाता था, और किस तरह से परमाणु परीक्षण, परमाणु समझौते के मामले में किस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ सीबीआई का डंडा चलाया गया। ये अमर सिंह का इंटरव्यू पहलगाम में किस तरह से, मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं जरा आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, जरा बहस आगे बढ़ाते हैं। गीता भट्ट जी, विक्टिम कॉम्प्लेक्स, क्या आज राजनीति इसी पर आधारित रह गई है? एक जमाने में बीजेपी के नेता विक्टिम कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल क्या करते थे, आज कांग्रेस उसी कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल कर रही है। भ्रष्टाचार की बात तो शायद लगता है कोई करता ही नहीं है। अजय जी, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के बाद से सबसे पुरानी राजनीतिक दल हमारे देश का है, और यह जो है 2 चीजों से ग्रसित है, वंशवाद और भ्रष्टाचार। और जिस प्रकार की जो कांग्रेस संस्कृति की बात जब बार बार कहीं भी की जाती है तो दिमाग में यही 2 बातें पहले आती हैं, वंशवाद और भ्रष्टाचार। और यही संस्कृति जो है पनपी, जिसके कारण और भी जो राजनीतिक दल हैं इन चीजों से प्रभावित हुए। और आज का जो उदाहरण रॉबर्ट वड्रा जी का जो आज यहाँ पे बातचीत हो रही है वो उसका जो है ज्वलंत उदाहरण है। और कल जो है एक और महाशय हैं जिन्हें की बुलाया जाने वाला है INX मीडिया, कार्ति चिदम्बरम जी को, वो भी उसका उदाहरण है।
तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो संस्कृति है उसने सभी राजनीतिक दलों को इस चीज से प्रभावित करने का काम किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से यहाँ पे अभी जो तृणमूल कांग्रेस के वक्ता भी जिस तरह से यहाँ बात कर रहे थे, उनको भी बताना मैं ये चाहूंगी कि उनकी जो नेता हैं उन्होंने जिस प्रकार से, मतलब अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता होती तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो उन्हें फटकार लगाई है और मतलब जो उन्हें कहा है उसके बाद तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए था। अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता होती, 20 लाख लोगों का करोड़ों रुपया जो खा गई और उसके बाद कितने लोगों ने आत्महत्या कर दिया जी, उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के राज्य के लोग थे गीता जी, आपने दोनों पार्टियों पर कई सारे सवाल एक साथ दाग दिए हैं। ये बार-बार लोकतांत्रिक की ये अनिर्बान जी इससे पहले कि आप ममता बनर्जी के ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब दें, रोहन जी बहुत पहले से उंगली उठा रहे हैं, रोहन जी जवाब दीजिए गीता जी का प्लीज। रोहन जी गीता जी का जवाब दीजिए। अजय जी, बलूचिस्तान देखिए जवाब दे रहा हूँ मैं, सुन लीजिए, सुनिए अब हो गया आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपने जो आपत्तियां उठाई उसका अनिर्बान जी आपका जवाब देंगे गीता जी, लेकिन कांग्रेस के बारे में पहले सुन लीजिए प्लीज। गीता जी एक मिनट, एक एक करके वरना दोनों पार्टियों के प्रवक्ता अपनी बात कैसे रखेंगे जी। रोहन जी प्लीज, रोहन जी गीता जी प्लीज जरा अपनी बात एक मिनट जरा सुनिए तो सही। रोहन जी क्या करें, जरा लॉलीपॉप दीजिए, उनको सुना ही नहीं दे रहा है जी, बताइए रोहन जी। देखिए सबसे बड़ी, मुझे पहले बताएंगे गीता जी किस आउटफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं सुन नहीं पाया। वो वीएचपी से कहां से हैं गीता जी? संघ परिवार के समर्थक हैं। संघ परिवार, ठीक है। पहले गीता जी मैं आपको जवाब दे दूं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप, भूल गए राजस्थान में वसुंधरा जी के जो सन है दुष्यंत जी, वो क्या है, वो एमपी है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र कहां पे है, खंडूरी जी के पुत्र कहां पे है, कलराज मिश्रा के पुत्र कहां पे है। मैं आपको 2500 एग्जांपल दे सकता हूं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछूंगा कि मंदिर कब बनेगा। आपका मुख्य मुद्दा तो यही है। आपका जो राजनीति में आप डिबेट में आते हैं, आपको अभी तक तो राम मंदिर पे ही आते थे, अभी आप बीजेपी की बीट, आप बताइए राम मंदिर में कब बनेगा? आप अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। योग्यता, मैं वही बता रहा हूँ, कौन सी योग्यता थी? दुष्यंत राजे में कौन सी योग्यता थी? पंकज सिंह में कौन सी योग्यता थी? गीता जी, कुमार धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर में कौन सी योग्यता थी? और रोहन जी ने ऐसा मुद्दा तो अच्छा उठा दिया गीता जी, 80 करोड़ इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आखिरकार राम मंदिर निर्माण की मुहिम को 4 महीने क्यों बंद किया गया, यह सवाल तो उठता ही है। रोहन जी ने सवाल अच्छा खड़ा किया आपके सामने, बताइए गीता जी। देखिए अजय जी, जब राम मंदिर के ऊपर आंदोलन शुरू हुआ और चला तो उस पर क्या आरोप था आपका भी और कांग्रेस पार्टी का कि ये आप इसको आप राजनीतिक जवाब दीजिए, आपका सवाल का जवाब दीजिए, घुमाइए मत। 4 महीने क्यों यूज किया आपने? अभी तक क्या किया आपने? उसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। 1995 में मैनिफेस्टो के पहले पेज पूरे नैतिक आधार पर सोच विचार कर ये तय किया गया कि अभी क्योंकि राम मंदिर के ये जो विषय है क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, जो भारत की जनता है 1400 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। रोहन जी विषय को नहीं देखती है। अच्छा रोहन जी अब एक और सवाल मेरा आपसे है और उसके बाद हम वापस अपनी मूल चर्चा पर लौटेंगे, लेकिन रोहन जी इस सवाल का जवाब देंगे क्या आप? अभी सुष्मिता देव ने यह कहा है कि ट्रिपल तलाक का जो मामला है, जो अधिनियम है, उसे कांग्रेस निरस्त कर देगी। ये क्या माने हम इसको? आप शाहबानों को दोहराना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, हमेशा बीजेपी सरकार का एक जो तानाशाह का रूप है वो इसमें भी है। हमने बताया जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है, उनके जो अलाउंसेस दिए जाते हैं या कंपेंसेशन, हमने 3 मुद्दे उठाए बीजेपी के सामने बार बार। जब भी मीटिंग्स हुई तब भी हमने बोला कि आप जो अधिकार दे रहे हैं, जो महिला है, आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर उसका जो अधिकार नहीं मिलेगा, वो अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगी? पर बीजेपी को तो हर चीज में पॉलिटिक्स चाहिए। हमने पहले से बताया कि हम ट्रिपल तलाक में बीजेपी के साथ में है। आप ये 3 जो संशोधन है वो हमारे कीजिए, पर नहीं, बीजेपी को तो राजनीति करनी है और यही मुद्दे पे तीनों राज्यों में उनकी हार हुई है। राम मंदिर का मुद्दा और ट्रिपल तलाक, दोनों मुद्दे पर ये लोग हारे हैं तीनों में। अच्छा मंदिर की डेट बताइए गीता जी। अच्छा गीता जी एक मिनट, गीता जी आग्रह है प्लीज, एक मिनट गीता जी, 1 मिनट आग्रह है प्लीज प्लीज प्लीज। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आप ट्रिपल तलाक पर भी राजनीति कर रहे हैं, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी आपने। अजय कुमार जी, ट्रिपल जी
नहीं, ट्रिपल तलाक पर राजनीति कौन कर रहा है? लोग देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधाएं किसने खड़ी की सब जानते हैं। और ट्रिपल तलाक पर बनने वाले कानून को खत्म करने की बात कौन कर रहा है? मैं तो रोहन गुप्ता से ये जानना चाहता हूं कि आपके कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात की थी। क्या राहुल गांधी की औकात है कि बाबरी मस्जिद के कीट लेके जाएंगे? राहुल गांधी की औकात है कि कांग्रेस का जो संकल्प था उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? राहुल गांधी को कुरान की कसम, वो आए एक जरा जो है ईट बाबरी का लेके चले आए। राहुल गांधी की औकात हो, कांग्रेस की औकात हो तो अयोध्या में बाबरी का एक ईट लेके आ जाए। अब आपने थूक कर क्या किया? आपकी पार्टी की विचारधारा दिखाती है, यही आपकी औकात है। पूरी कांग्रेस ये जो जहर फैल रहा है प्रेम शुक्ला, यही तुम्हारी औकात है। और देश की जनता ने तुम्हारी औकात दिखाई 3 राज्यों में। अब राम का नाम तुम्हारी औकात 3 राज्यों में दिखा दी देश की जनता ने। चुनाव के समय राम आपको भी अपना पड़ता है, चुनाव के समय आपको भी जने उड़ा के टहलना पड़ता है, मंदिर की डेट बताओ प्रेम शुक्ला। मंदिर टहलना पड़ता है, मंदिर की डेट बता दो। टोपी लगाते नहीं है। अच्छा, राम मंदिर की डेट बता दो प्रेम शुक्ला। तो कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं। चलिए जरा आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। मौलाना सैफ अब्बास भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना अब्बास साहब, ये बताइए कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस का ये कहना है कि जो मौजूदा कानून है इसे निरस्त कर दिया जाएगा, क्या इस मुस्लिम समाज इसका स्वागत करेगा? ये मुझसे सवाल है जनाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर निरस्त करने की बात की जा रही है जैसे कि मीडिया में चल रहा है कि ट्रिपल तलाक जो इसको खत्म कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं ये सही नहीं है। हम इसका स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि हर एक ये समझ रहा है कि ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में बैठ के 3 दफा तलाक तलाक कहना, इससे महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। और कोई भी महिला होती है वो किसी मर्द की बहन होती है, बेटी होती है, लिहाजा ये गलत है। हाँ, अगर बात करना थी उस सम्मेलन में तो ये बात की जा सकती थी कि इसमें कुछ कमियां हैं। हम जब आएंगे हुकूमत में तो औरतों के प्रॉफिट की कुछ बात करेंगे, कुछ जो मर्दों पे सजाएं रखी गई हैं उनको घटाने की बात करेंगे। मैं समझता हूं अब इतने नीचे स्तर पे राजनीति चली गई है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से पहले मजहब और धर्म को देखा जा रहा है, विकास को न देखा जा रहा है, न अच्छे बुरे को देखा जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपकी इस टिप्पणी के लिए। रोहन जी, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? और फिर हम मूल मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा और उसके साथ साथ बिल्कुल कीर्ति जी। रोहन जी, देखिए अजय कुमार जी, सबसे बड़ी चीज क्या है, 4.5 साल के बाद जो भी सरकार देश में होती है एक जवाब देने का समय होता है कि हमने ये वादे किए थे और ये वादे पूरे किए या नहीं किए। आप हमको जब चुनाव में वापस आए, हमारे जो काम के ऊपर हमको वोट दीजिए। आप देखिए, जो भी मुद्दे बीजेपी उछाल रही है, वो आप वेस्ट बंगाल की हम बात करें या रॉबर्ट वाड्रा जी की बात करें या ट्रिपल तलाक की बात करें, जो भी मुद्दे क्यों उठा रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम हमारे परफॉर्मेंस की जनता को बात करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलने वाले। हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हम नौकरी दे पाए, हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि किसानों के लिए हम कुछ कर पाए। अब उनके पास उनकी भी मजबूरी है, मैं समझता हूं, पर राम मंदिर के साथ में जो ये जनता ने किया है, राम मंदिर के नाम पर अपनी भाषा पे कंट्रोल करो। ये गलियों के गुंडे नहीं हो आप, ये गली गुंडे की भाषा बंद। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, भाषा को संयमित रखिए। मैं आग्रह करता हूँ, कृपा करके भाषा को संयमित रखिए। भाषा को संयम में रखो। 5,000 करोड़ गरीब जनता का खा लेने वाला। चलिए प्लीज भाषा को, मैं विनोद जी, मैं चाहता हूं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कम से कम न्यूज नेशन के मंच पर ना हो, इसलिए मैं विनोद जी के पास आ रहा हूं और मुझे आपकी आवाज मजबूरन कम करनी पड़ रही है। विनोद जी, मूल मुद्दा यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ को लेकर, क्या वाकई में इसकी आवश्यकता थी? अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए तो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे बड़ा बनाने की आवश्यकता थी क्या? दूसरी तरफ क्या कांग्रेस को विक्टिम कार्ड इतने बड़े पैमाने पर प्ले अप करने की आवश्यकता है? जांच हो रही है, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, दोनों दल जो है इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, इसीलिए देखिए उधर ईडी पूछताछ कर रही है, उधर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बाकायदा वो सारे चार्जेस गिनाए जा रहे हैं जो ईडी रॉबर्ट वाड्रा पे लगा रहा है। मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आप राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि भाजपा प्रवक्ता वो चार्जेस लगाएं और बताएं, राहुल गांधी से सवाल पूछें कौन है भाई, आप बताइए, सरकार में आप हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि वो ऑफेंसिव होकर के इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो कांग्रेस विक्टिम कार्ड प्ले करके उठाना चाहती है कि देखिए चूंकि प्रियंका गांधी राजनीति में आ गई है इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। तो दोनों पक्ष
इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ, राजनीतिक दोहन अपने पक्ष में करना चाहते हैं। 2013 और 2014 में भी भाजपा ने रॉबर्ट वाड्रा के मामले को उठा करके पूरे देश में जो है, स्वयं प्रधानमंत्री जी जब उसमें प्रचार कर रहे थे तो शहजादे और जीजाजी का सवाल उठाया था। ये नौजवानों से पूछा था कि आपको नौकरी नहीं मिली, जीजाजी को नौकरी मिल गई। इस तरह के मतलब यानी रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा तब भी था और रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा अब भी है। अब कांग्रेस उसमें विक्टिम कार्ड खेल रही है और भाजपा उसमें कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। जबकि सच्चाई ये होनी चाहिए कि ना भाजपा उसको तूल दे ना कांग्रेस तूल दे और एजेंसियां अपनी जांच करें। अगर रॉबर्ट वाड्रा दोषी पाए जाए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और अगर दोषी न पाए जाए तो उनको बरी किया जाए। बेसिक चीज ये है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक अलिखित समझौता राजनीतिक बिरादरी में है कि मुद्दों को उठाइए, मुद्दों पर हल्ला मचाइए, जनता से वोट दीजिए और बाद में भूल जाइए। प्रेम शुक्ला जी, एक आखिरी जवाब आपका इस पूरी बहस में। नहीं, स्वाभाविक तौर पर जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ जो जांच की कार्रवाई है वो होने पर जिस तरह से छाती पीटा जाता है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के सौंदर्यीकरण करने का प्रयास होता है, जिस तरह से भ्रष्टाचार करना गांधी वंश का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, उसमें जनता देश की देख रही है कि भाई राहुल गांधी 5,000 करोड़ रुपए का गबन करके बेल पर है, श्रीमती सोनिया गांधी 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड की संपत्ति कर बेल पर है, परिवार का एकाधिकार है भ्रष्टाचार पर, और जीजाजी पर भी बेल पर आ गए हैं। स्वाभाविक तौर पर जो है भ्रष्टाचार का आपका जो है वंशवादी जो जन्मसिद्ध अधिकार है उसको देश की जो चाल चरित्र और चेहरा है बीजेपी का, देश की जनता देख रही है, उनकी भाषा भी देख रही है। आपका चाल है चोरी का, आपका चरित्र है भ्रष्टाचार का, आपका चेहरा है वंशवादी भ्रष्टाचार का। आपने बिल्कुल सही कहा रोहन गुप्ता जी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और यही अंतिम वाक्य है राजनीति में। जब तक 2019 के लोकसभा के चुनाव पूरे नहीं हो जाते, ये पिक्चर इसी तरीके से चलेगी। और न्यूज नेशन पर बहस भी आप ऐसे ही गर्मा गर्म रोज देख सकते हैं। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए लगातार न्यूज नेशन। पुणे का आरोप लगाया